हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय समाजशास्त्री गोविंद सदाशिव घुरिये या जीएस घुरिये के विषय में। वीडियो की शुरुआत सर्वप्रथम जीएस घुरिये के जीवन परिचय से करते हैं। जीएस घुरिये का जन्म 12 दिसंबर 1893 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर मालवान नाम के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। जीएस घुरिये भारत के एक समाज विज्ञानी थे। इसके साथ साथ गोविंद सदाशिव घुरिये पहले भारतीय विचारक हैं जिन्होंने भारत में समाजशास्त्र विषय को प्रतिष्ठित और विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। जीएस घुरिये का परिवार अधिक धर्मपरायण था तथा धर्मनिष्ठा के लिए उस क्षेत्र में प्रसिद्ध था। इसी कारण से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ अपने परिवार की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। इनकी माता ने 10वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए इन्हें जूनागढ़ गुजरात भेज दिया। इन्होंने सन 1916 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। सन 1918 में संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की। इसके लिए इन्हें कुलपति द्वारा स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। सन 1920 में अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद ये इंग्लैंड में समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए चले गए। भारत आने के बाद सन 1924 में बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष बनने वाले वे द्वितीय व्यक्ति थे। इनके नेतृत्व में बम्बई विश्वविद्यालय समाजशास्त्रीय शोध का केंद्र बन गया। सन 1934 में इन्हें प्रोफेसर और समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद 1942 में ये बम्बई के एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बन गए। सन 1948 तक इसी पद पर बने रहे। 28 दिसंबर सन 1983 में महान समाजशास्त्री जीएस घुरिये का निधन हो गया। जीएस घुरिये ने अपने जीवन काल में मुख्य रूप से भारत में समाजशास्त्र के जातियों और जनजातियों का निर्जातीय शास्त्र की दृष्टि से वर्णन किया। इसके साथ साथ ग्रामीण शहरीकरण, धार्मिक घटनाएं तथा सामाजिक तनाव और भारतीय कला के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके अनेक विद्यार्थी जिनमें एमएन श्रीनिवास, आईपी देसाई, केएम कपाड़िया, एआर देसाई इत्यादि प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों के रूप में जाने गए। जीएस घुरिये के कृतियों या रचनाओं के विषय में अध्ययन करें तो जीएस घुरिये ने अनेक लेख और पुस्तकें लिखी हैं जिनका विवरण इस प्रकार है। इनमें कास्ट एंड रेस इन इंडिया, द एबोरिजिनिस, कल्चर एंड सोसाइटी, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, cities and civilization, family and kins in Indo-European culture, the scheduled tribe in India, the Mahadev College, anatomy of rural-urban community, the Indian sadhus, Vidar India, Vedic India, race relation in Negro Africa, social tensions in India और anthropological, sociological papers इत्यादि प्रमुख रूप से हैं। जीएस घुरिये के अवधारणाओं या विचारों की बात करें तो जीएस घुरिये की अवधारणा भारत में जाति व्यवस्था। जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बतलाई हैं। पहला, खंडात्मक विभाजन। घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था अनेक खंडों या टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक खंड से संबंधित लोगों की सामाजिक स्थिति और भूमिकाएं अलग अलग हैं। दूसरा, संस्तरण। जाति व्यवस्था विभिन्न खंडों या टुकड़ों में बटी हुई है, अतः उन सभी की सामाजिक परिस्थिति एक दूसरे की तुलना में ऊंची अथवा नीची है। इस संस्तरण में ब्राह्मण जातियों की स्थिति सर्वोच्च है, जबकि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों की स्थिति क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। तीसरा, भोजन संबंधी प्रतिबंध। घुरिये के अनुसार विभिन्न जातियों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए खान पान और सामाजिक संपर्क संबंधी प्रतिबंध लागू किए गए हैं। घुरिये ने बताया कि यह नियम बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने से निम्न जाति के व्यक्ति द्वारा बनाया गया
कच्चा भोजन ग्रहण नहीं करेगा। कच्चे भोजन से अभिप्राय दाल, रोटी, सब्जियों आदि से है, जबकि पक्के भोजन का तात्पर्य घी में तली गई वस्तुओं से है। चौथा, विवाह संबंधी प्रतिबंध। घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था में अंतर विवाह संबंधी नियम पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति या उपजाति के बाहर विवाह स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती। घुरिये के अनुसार विवाह संबंधी नियम का उल्लंघन करना एक गंभीर सामाजिक अपराध है। पांचवा, सामाजिक व धार्मिक प्रतिबंध। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न जातियों की उच्चता और निम्नता के क्रम में ही उनके अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट किया गया, जिनमें उच्च जातियों को सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में विशेष अधिकार दिए गए, जबकि निम्न जातियों को सार्वजनिक कुओं और स्थानों का उपयोग करने, उच्च जातियों के समान वस्त्र पहनने और उनके रीति रिवाजों या कर्मकांडों की तरह व्यवहार करने से वंचित कर दिया गया। छठवां, व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध। प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है। किसी भी जाति के व्यक्ति को अपने लिए निर्धारित व्यवसाय में ही परिवर्तन की अनुमति नहीं होती तथा दूसरी जातियों के लोग भी किसी बाहरी जाति के व्यक्ति को अपने व्यवसाय में आने से रोकते हैं। यहाँ पर व्यवसायों का संबंध भी पवित्रता और अपवित्रता की धारणा से है। घुरिये की अवधारणा। भारत में ग्रामीण शहरीकरण की बात करें तो घुरिये की ग्रामीण शहरीकरण की प्रक्रिया में अधिक लगाव था। उनका मानना था कि भारत में शहरीकरण औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है। घुरिये का मानना था कि भारत में 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक या आरंभिक दौर तक शहरीकरण की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों से आरंभ हुई थी। घुरिये का मानना था कि कृषि व्यवस्था के विस्तार के कारण आवश्यकता से अधिक अनाज की पैदावार होने लगी। इसके लिए विनिमय के लिए और अधिक मंडियों और बाजारों की जरूरत थी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बड़े गांव के एक भाग को मंडी या बाजार में बदल दिया जाता था। इसके फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में कस्बों का निर्माण हो गया। अतीत में शहरी दरबारों की रेशमी कपड़ों, हथियारों, आभूषणों, धातु की शिल्प कृतियों की मांग के कारण ही कांचीपुरम, वाराणसी, जयपुर, मुरादाबाद जैसे शहरी केंद्रों का विकास हुआ था। इस प्रकार घुरिये के दृष्टिकोण से इसे समझें तो ग्रामीण शहरीकरण का कारण गांव की स्थानीय आवश्यकताएं थी तथा जिनमें ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान ही महानगरीय केंद्रों के विकास से भारतीय शहरी जीवन में भी बदलाव आया और इस प्रकार महानगर केंद्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हावी हो गए। घुरिये की अवधारणा। भारत में धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज की बात करें तो घुरिये ने भारत में धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1950 से 1965 के बीच इस विषय पर 3 पुस्तकें लिखी और इनके विचार में प्राचीन भारत, मिस्र और बेबीलोनिया में धार्मिक चेतना धर्म स्थलों से जुड़ी हुई थी। भारत और मिस्र के पूजा पाठ की पद्धतियां और धार्मिक स्थलों का वास्तुकला में भी समानताएं थी। घुरिये ने भारतीय धर्म में विभिन्न देवताओं की भूमिका पर अपनी रचना में शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी प्रमुख देवी देवताओं के उद्भव का अध्ययन किया है तथा घुरिये ने इस अध्ययन के द्वारा पूजा की बृहत स्तरीय पद्धतियों में स्थानीय या उप क्षेत्रीय विश्वासों को जोड़ने की आवश्यकता को भी पहचाना है। जीएस घुरिये की अवधारणा। भारतीय परंपरा में साधु की भूमिका की बात करें तो घुरिये ने अपनी पुस्तक इंडियन साधुज में भारतीय साधु से संबंधित संन्यास की दोहरी प्रकृति की समीक्षा की है और घुरिये ने बताया कि भारतीय संस्कृति के अनुसार ऐसा समझा जाता है कि साधुओं या सन्यासियों को सभी जाति प्रतिमानों, सामाजिक परंपराओं आदि से मुक्त होना चाहिए। वस्तुतः वह समाज के दायरे के बाहर होता है। इसे एक उदाहरण के रूप में समझें तो शैव मतावलंबियों में यह आम रिवाज है कि जब उनके समूह का कोई व्यक्ति संन्यास या आत्मत्याग के मार्ग को अपनाता है तो वह उसका नकली दाह संस्कार कर देते हैं। इसका तात्पर्य यह कि वह समाज के लिए मृत समान है, लेकिन
आध्यात्मिक दृष्टि से उसका पुनर्जन्म होता है। घुरिये के अनुसार भारतीय साधु धर्म ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के संरक्षक थे और बाहरी हमलों से धर्म की रक्षा करते थे। इस प्रकार हिंदू समाज में संन्यास एक रचनात्मक शक्ति के रूप में था। घुरिये ने विभिन्न श्रेणी के साधुओं पर विस्तार से विचार किया और बताया कि इनमें शैव दशनामी और वैष्णव बैरागी प्रमुख रूप से थे। इन दोनों मतों में नागा साधु थे। घुरिये के अनुसार ये नागा साधु युद्ध प्रिय होते हैं और वस्त्र नहीं पहनते। ये साधु हिंदू धर्म को हानि पहुंचाने वालों से लड़ने को तैयार रहते हैं। घुरिये की अवधारणा भारतीय कला और वास्तुकला की बात करें तो जीएस घुरिये की भारतीय कला में भी गहरी रुचि थी। इनके अनुसार हिंदू जैन और बौद्ध धर्म के कलात्मक स्मारकों में कई समान तत्व थे तथा इसके विपरीत हिंदू और मुस्लिम स्मारक बिल्कुल भिन्न मूल पद्धतियों पर आधारित थे। भारतीय मंदिरों के प्रेरणा स्रोत भारतीय तत्व थे और उनकी विषय वस्तु वेदों, महाकाव्यों और पुराणों पर आधारित थी। लेकिन मुस्लिम कला फारसी या अरबी संस्कृत मूल्यों पर आधारित थी और इनका आधार भारत की संस्कृति में नहीं था। घुरिये इस मत से सहमत नहीं थे कि भारत के मुस्लिम स्मारकों में हिंदू व मुस्लिम धर्म दोनों का समन्वय दिखाई देता है। घुरिये ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक वेशभूषा के बारे में भी लिखा। हिंदू, बौद्ध और जैन कलाकृतियों, वास्तुकला और मूर्तिकला द्वारा विभिन्न कालों की वेशभूषा में विभिन्नताओं का चित्रण किया है। घुरिये की अवधारणा भारत में प्रजाति की करें तो घुरिये ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषता के आधार पर प्रजाति और जाति के संबंधों को स्पष्ट किया है। जिन शारीरिक लक्षणों या विशेषताओं के आधार पर एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से अलग किया जाता है उनमें रक्त समूह, सिर की बनावट, नाक की बनावट, त्वचा का रंग, बालों की बनावट, आँखों की आकृति और रंग तथा होठों की बनावट आदि प्रमुख हैं। घुरिये के अनुसार प्राचीन काल में जब जातियों के विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हुई तो उसमें प्रजातीय भिन्नता का भी योगदान रहा। घुरिये ने भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजाति विशेषताओं को 6 भागों में विभाजित किया है। पहला, इंडो आर्यन। इस प्रजाति के लोगों की सबसे अधिक जनसंख्या पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में पाई जाती है। दूसरा, पूर्व द्रविड़। घुरिये के अनुसार भारत की प्रजातियों में यह वह प्रकार है जिससे संबंधित लोग दक्षिण भारत के जंगलों और मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। इन प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में चौड़ी नाक, लंबा सिर तथा त्वचा का काला रंग या सांवला रंग इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तीसरा, द्रविड़। लंबा सिर और मध्यम दर्जे की नाक इस प्रजाति की प्रमुख शारीरिक लक्षण है। इससे संबंधित सबसे अधिक लोग तमिल और मलयालम भाषा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दक्षिण के नायर, टियान तथा वेल्लाला इस जाति के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। चौथा, पश्चिमी प्रारूप। घुरिये के अनुसार भारत के पश्चिमी तटों तथा पूरे महाराष्ट्र में लोगों की शारीरिक विशेषताओं को पश्चिमी प्रारूप से संबंधित माना है। पांचवा, मुंडा प्रारूप। घुरिये के अनुसार सामान्य से लेकर चौड़ी नाक और कुछ चपटे आकार का सिर इस प्रजाति की शारीरिक लक्षणों का मुख्य रूप है। छोटा नागपुर क्षेत्र के लोगों में इस प्रजाति के लक्षण सबसे अधिक स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। छठवां, मंगोलॉयड। घुरिये के अनुसार भारत की जनसंख्या में इनका सबसे अधिक विस्तार हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों, असम और नेपाल में पाया जाता